हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरबीआई से भी 2020 और नाबार्ड 2021 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चे? द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 51 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट इज 51 सेंटीमीटर, विच इज 300% ऑफ इट्स विड्थ। तो जो विड्थ का कितना है? 300%। तो यानी इसका 1/3 ले लेंगे। तो जो विड्थ होगी इसकी वो कितनी होगी? 17 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? यहाँ पे पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो 2 इंटू 51 प्लस 17, तो 2 इंटू 68 दैट इज 136 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर मोर है। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा यहाँ पे, तो स्क्वायर के पेरीमीटर यानी कि 4a इज इक्वल टू किसके? 136 प्लस 8 यानी 144 सेंटीमीटर। तो यानी a कितना आ जाएगा? 144/4। तो इसकी जो साइड होगी वो 36 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या बताना आगे? इफ ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 सेंटीमीटर सराउंड फ्रॉम आउटसाइड द स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रीट एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये स्क्वायर है और इसके चारों तरफ ये 10 की हमें क्या बनानी है? 10 सेंटीमीटर वाइड आपको वो करनी है, स्ट्रीट बनानी है। तो अब देखो, अगर साइड ये 36 है तो ये 10 तो साइड कितनी हो जाएगी? ये भी 10 और ये भी 10, 56। तो जो बाहर वाला स्क्वायर होगा उसका एरिया होगा 56 का स्क्वायर, और माइनस जो अंदर वाला एरिया होगा उसका एरिया होगा 36 का स्क्वायर। तो वही तो स्ट्रीट का एरिया बचेगा फिर हमारे पास, क्योंकि हमें ये स्ट्रीट का एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे वो क्या कर रहा है? राउंड फ्रॉम आउटसाइड स्ट्रीट देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रीट। तो यही सड़क बना रहा है और उसका एरिया 25 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहां से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से खोल देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है जी। तो a माइनस बी कितना होगा? 20 इंटू ये हो जाएगा 56 और 36, 62 और 3 92। ठीक है। तो अब ये हो गया एरिया, स्ट्रीट का एरिया। और 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना? 25। तो 20 इंटू 92 इंटू 25। तो 25 दूनी 500, 500 गुना 92, 92 का आधा 46, 2 से गुना करोगे तो 46,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, फिर स्क्वायर का पैरामीटर, पैरामीटर के बाद साइड निकल जाएगी, और फिर 10 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनानी है। तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे स्ट्रीट का एरिया आ जाएगा, और जो भी फिर खर्चा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Three friends Anjali, Pooja and Kirti decide to pay their travel fare during a trip in the ratio 2:3:4. तो ये अंजलि है, ये पूजा है और ये कीर्ति है। ठीक है जी। दोनों तीनों ने अपना जो फेयर है 2:3:4 में देती है। अंजलि pays the first day fare which amounts to ₹500. Pooja pays the second day's fare which is amount to ₹600, and Kirti pays the third day fare which amounts to ₹700. तो when they settle their account, how much amount does Kirti has to pay to अंजलि? अब देखो, इन तीनों ने टोटल कितना दिया है? 500 प्लस 600 1100 प्लस 700 1800। वो किस रेशियो में देती है? 2:3:4। तो 2 और 3 5 और 4 9। तो 9 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो सभी को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 400, और ये 200 से करेंगे तो 600, और ये 200 से करेंगे तो 800। ठीक है। अब देखो, अगर ये 800 दे रही है और देना इसे कितना था? 700। ठीक है, 700 दिया है और देना कितना है? 800। तो ये इसको कितना देगी? व्हेन दे सेटल देयर अकाउंट हाउ मच डज कीर्ति हैज पेड टू अंजलि? तो अगर ये 700 दे दे इसको, क्योंकि इसे 500 दिया है, 400 हिस्से में आ रहा है, तो यानी कि 100 के साथ इनका अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है, ₹100। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भाई।
Ram and Aman work in a printing press where they have to print a minimum of 100 magazines each day to earn a daily wage of rupees 300. If they print more than 100 magazine, they are paid extra money for each extra magazine printed. Ram is paid rupees 328. तो राम को मिलते हैं 328 एंड अमन इज पेड रुपीज 336 और अमन को मिलता है कितना 336। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट पेड पर एक्स्ट्रा मैगजीन इफ अमन प्रिंटेड 2 मोर मैगजीन देन राम। अब देखो इतना तो क्लियर है कि इनको 100 मैगजीन के लिए 300 मिलता है, तो मतलब 300 प्लस 28 इसको एक्स्ट्रा मिला होगा जी। ठीक है, और अगर इसको 336 मिला है तो 300 प्लस इसको 36 एक्स्ट्रा मिला होगा। ठीक है, अब या तो इसी को ये लेके कर लो कि एक मैगजीन का प्राइस ए है और इसने एक्सप्रेस प्रिंट की होगी, उसने x-2 या x+2 प्रिंट की होगी, और ऐसा करके जब आप करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ये अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, तो इसको बेसिक यानी अपनी नॉर्मल सोच के साथ कैसे कर सकते हैं, देखो 428 और 36 का HCF ले लो। अगर मैं इसका HCF ले लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 7 और इसको 36 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 9। यानी ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मैगजीन। ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ मैगजीन और ये क्या है रेट पर मैगजीन, रेट पर मैगजीन। और यहाँ भी ये क्या है, क्योंकि रेट तो दोनों में कॉमन है, दोनों को सेम सेम मिलता है और नंबर ऑफ मैगजीन का फर्क है। तो अगर मैं यहाँ से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई ये फैक्टर में तोड़ने से ही मुझे पता चल रहा है कि अगर ये 7 मैगजीन प्रिंट करता है और ये 9 प्रिंट करता है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आना चाहिए, और 2 आ गया और दोनों में रेट कॉमन आ गया 4 तो दैट मीन्स उसे एक मैगजीन का उनको कितना मिलता है 4। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं थी कि ए या एक्स लेकर के करें, इसको साधारण तरीके से भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सोचना है। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, पर मैगजीन क्या होगा 4 रुपीज। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 7200। A's investment was rupees 600 more than that of B, while B investment was rupees 300 less than C। अब यहीं पे देखते हैं एक बार के लिए कि इनकी इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में आएगी, A, B और C, और A प्लस B प्लस C तीनों का कितना है जी 7200 है। अब जो A है इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 600 मोर देन दैट ऑफ B, A की इन्वेस्टमेंट B से 600 ज्यादा, अगर B की इन्वेस्टमेंट X है तो A की इन्वेस्टमेंट X प्लस 600 है। और बीज इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 300 लेस देन सी, सी से 300 लेस है तो मतलब सी की कितनी होगी x प्लस 300। तो तीनों का अगर मैं सम कर दूं x प्लस 600 प्लस x प्लस 300 तो ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 7200। तो ये 3x प्लस 900 इज इक्वल टू 7200। तो 3x किसके बराबर होगा 6300 के, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2100, मतलब b की इन्वेस्टमेंट 2100 है, ए की कितनी हो जाएगी 2700 और सी की कितनी होगी 2400। अब वो क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर द बिजनेस जनरेटेड रुपीज 864 प्रॉफिट विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर पार्टनर। तो इनका रेशियो बनाऊं तो 300 से कटेगा 9:7:8 हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट है 864 वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो इसमें जो ए का हिस्सा है वो निकाल लो। ए का हिस्सा कितना होगा 9/9 7 16 और 8 24 और गुना 864। तो ये शायद 24 से ही ना कट जाए, 24 से कटेगा 24 या 72, 24 का 144 और 9 का 54, 9 27 और 5 32। तो ए का जो हिस्सा आ गया वो 324 रुपए आ गया। अब वो कह रहा है कि ए इन्वेस्टेड 25% इज प्रॉफिट इन सेविंग स्कीम, तो ए यानी 324 का 25% लेंगे यानी कि 1/4, तो इसका 1/4 होगा 108, 4 से कटेगा तो ये होगा 81 सॉरी, ठीक है। तो 81 उसने किसी स्कीम में लगाया है और विच अश्योर्ड 15% रिटर्न एज इंटरेस्ट इन 1 ईयर। तो व्हाट वाज द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय ए फ्रॉम द सेविंग स्कीम इन 1 ईयर, यानी कि 81 का आपको 15% बताना है। तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 और 1 121 यानी 12.15 रुपए। तो रुपीज 12.15, 12 रुपए 15 पैसे उसे इंटरेस्ट के रूप में मिलते होंगे। क्लियर है जी सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू मिक्सचर इज 5:3। अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करता हूं
तो 5:3 है, और जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर मिल्क और वाटर 7:9 है। If these mixture are mixed in the ratio 6:5, then water is approximately what % less than milk in the new mixture? तो दोनों को कंबाइन करना है आपको 6:5 में, तो उससे पहले इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये टोटल 16 है, ये 8 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से। 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा 10:6, रेशियो तो चेंज नहीं होगा अभी भी, और ये रहेगा 7:9। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जिस रेशियो में मिक्स करने को बोले, पहला कितना है 10:6, दूसरा कितना है 7:9, उसको उसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो वो 6:5 में बोल रहा है, इसको 6 से कर दो, इसको 5 से। तो मिल्क और वाटर इसको 6 से करेंगे तो ये 60:36 हो गया, और ये 5 से करेंगे तो 35:45 हो गया। दोनों को ऐड कर दूं तो इधर टोटल हो गया 95 और इधर हो गया टोटल 81। क्लियर है जी? क्वांटिटी बराबर करके फिर आपको मिक्स करना है हमेशा, अन्यथा बेस अगर गलत हो गया तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है कि देन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % लेस देन मिल्क, तो वाटर इससे कितना लेस है, 95 - 81 14, और डिवाइड बाय 95 इंटू 100, परसेंटेज में बताना है। 5 से 19, 5 से 20, तो 280 डिवाइड बाय 19 दैट इज इक्वल टू 19 से गया 1, और 90 है तो अप्रोक्सीमेटली 15 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 15 को ना 14.73। तो आपको पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, 14.73%। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 भाई। 2 persons P and Q start simultaneously towards each other from 2 points A and B respectively। तो ये A और B 2 पॉइंट है भाई, ठीक है, और P यहां से चलना शुरू करता है इधर की तरफ, और Q यहां से चलना शुरू करता है इधर की तरफ। विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट, दे मीट 2 hours आफ्टर द स्टार्ट। दोनों पॉइंट 40 किलोमीटर है एक दूसरे से। देन दे कंटिन्यूड देयर ट्रिप एंड द पर्सन Q अराइव्ड एट पॉइंट A 7 hours 30 minutes earlier than P arrived B, which of these could be the speed of the person P? तो P की स्पीड हमें बतानी है। देखो वो कह रहा है कि P पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है और Q पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है, और जो P है उसकी स्पीड कम है और Q की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि Q पॉइंट पे A पे जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है जी? तो Q की स्पीड ज्यादा है, तो मतलब सपोज वो यहां मिलते हैं कहीं भी, अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज यहां पे मिलते हैं, ठीक है, यहां पे मिलते हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट तक आते आते दोनों की जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, दोनों ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा भाई, दोनों ने टोटल डिस्टेंस, अगर ये P पॉइंट से आया ये Q से आया, तो दोनों ने कितना कवर किया होगा 40, और स्पीड क्या है, P की स्पीड P मान लेते हैं, Q की स्पीड Q मान लेते हैं, तो सॉरी टाइम कितना लगा है 2, तो या स्पीड मान लो एक की P एक की Q, P की स्पीड P है, Q की Q है, तो P प्लस Q ही होगी स्पीड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो दोनों का सम हो जाता है। तो 40/2 यानी कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। इतना तो पता चल गया कि P और Q दोनों की स्पीड का सम कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर को कवर करने में P को Q से, ठीक है, सॉरी Q को P से 7 घंटे 30 मिनट कम लगे, और दोनों की स्पीड का सम हमें पता है। अब देखो 40 की स्पीड से P जिसको कवर करता है और 40 की स्पीड से Q जिसको कवर करता है, तो इसको 7 सही 1/2 घंटे कम लगे, यानी P को ज्यादा लगे, यही बनना चाहिए। तो एक हमारे पास ये कंडीशन है और एक हमारे पास ये कंडीशन है। अब P प्लस Q कितना है 20 है, और ये आपका दिशा है, तो आप बाय ऑप्शन जा सकते हैं, यहां से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे P प्लस Q 20 है, तो अगर मैं हमसे पूछिए P की स्पीड, P स्लो है भाई, अगर P की स्पीड कोई भी ऑप्शन उठा लूं यहाँ पे, अगर P की स्पीड में 4 ले लेता हूं तो Q की स्पीड कितनी हो जाएगी 16, और जैसे ही आप यही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो 40/16 और 40/4, 40/4 होगा 10, और 40/16 8 से कटेगा तो 5/2 यानी 2.5, तो ये आंसर आ जाएगा 7.5, जो कि इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेटिस्फाई करता है। तो ज्यादा झंझट बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं इक्वेशन बना के सोल्व करो ये वो, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा आपका। इससे बेटर है कि इसके बाद आप डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाओ, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। बहुत बच्चों को लगता होगा कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन पुट करे, ये आपकी प्रैक्टिस से थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा आपको कि 40 को अगर 8 से डिवाइड करोगे, अब देखो कोई भी वैल्यू अगर मैं 40 की यहां पुट करता P की जगह,
P की जगह अगर मैं 8 पुट करता ये खुद ही 5 आता, तो यहाँ पे 7.5 तो फिर डिफरेंस आ ही नहीं सकता। अगर 7 पुट करता तो कोई भी वैल्यू पुट कर दूं मैं 4 को छोड़ के तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है हमेशा, लेकिन 4 पुट करने से ही सेटिस्फाई कर रहा था। तो एक अंदाजा हम ये भी लगा सकते हैं डायरेक्टली बहुत बार कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले पुट करे। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। The average weight of 20 students in a class increased by 5.75 kg when one of the student left the class. But when a new student joined the class, then the average weight of decreased by 2.75 kg. So, what is the difference between the weight of the new student who joined the class and the student who left the class? अब यहाँ पे आपको 20 की एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक बात देखो ना, जब एक बच्चा एक क्लास को लेफ्ट कर गया है तो उसका इफेक्ट किस पे हुआ? शेष बचे हुए 19 स्टूडेंट पे। और कितना इफेक्ट हुआ है? 5.75। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 95, 9 19 सत्ता 7 9 63, 133 और 9 142, तो कितना हो गया जी? 14 बच गया। 19 5 95 95 और 14 कितना हो जाएगा? 109। तो यानी कि इतना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, टोटल पूरे उस पे। और अगर एक न्यू बच्चा आ जाता है तो नया बच्चा आने से टोटल इफेक्ट होगा कितने स्टूडेंट पे? 21 स्टूडेंट पे। समझ रहे हैं? क्योंकि जाने से तो एक कम हो रहा है, आने से 20 में एक ऐड होगा तो 21 स्टूडेंट पे। और वो कितना इफेक्ट हो रहा है? 2.75 का। तो यहां से अगर ये इफेक्ट देखें तो 21 पंजा 105, 10 147, 21 सत्ते 147 और 10 157, तो 15 21 दूनी 42 और 15 कितना हो गया भाई? 57। ठीक है, 42 और 15 हो गया 57। तो यानी कि जो गैप आएगा जो दोनों के वेट में, जो हु जॉइंड द क्लास एंड द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, तो उनमें जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 109.25 माइनस 57.75। तो 0 12 में से 7 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, तो ये 51.5 kg का। तो यानी कि ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे 20 स्टूडेंट का कोई रोल ही नहीं है, बार बार आपको इसको कैलकुलेशन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स लेने की जरूरत है। आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जब एक बच्चा लेफ्ट कर जाता है तो फिर वहां पे जो इफेक्ट पड़ता है वो शेष बचे हुए स्टूडेंट पे पड़ता है, और जब कोई ज्वाइन करता है तो वो भी उस क्लास में इंक्लूड होता है। समझ रहे हैं? तो फिर जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपका किस पे पड़ेगा? 21 पे। हालांकि 20 पे पड़ना चाहिए, बट व्हेन ए न्यू स्टूडेंट जॉइंड द क्लास देन द एवरेज वेट ऑफ द डिक्रीज्ड बाय 2.5। तो यानी कि जो था वो वेट एवरेज वो तो था ही था, तो एक और जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है जी? तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, फटाफट से पढ़ो और ट्राई करिए पहले बनाने की आप लोग। A shopkeeper bought an article for rupees 450 when price should he marked on it so that he get 20% profit after allow a discount of 20%। ठीक है, तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप एसपी और सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, बोट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 450 बट प्राइस शुड ही मार्क्ड, तो 20% का प्रॉफिट चाहिए। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट हमेशा। ठीक है, तो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा और प्रॉफिट 100 प्लस 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 90 आपका, ये हो गया 120, तो ये रेशियो होगा 3:4। अब 3 की वैल्यू कितनी है? 450, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 150 से। तो इधर भी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, अगर वो 600 पे 10% का डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट हुआ 60, तो एसपी कितना होगा? 60 माइनस 60 तो 540। अब 450 का 20% प्रॉफिट है तो 120% ले लेंगे, तो 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54, तो यानी कि 54 ये सही बनेगा आपका। तो ऑप्शन सी जो है आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। ए लैंड्स ₹2500 टू बी एंड ए सर्टेन सम टू सी। तो ये बी है और ये सी है, इसको दिया गया 2500 और इसको दिया सपोज एक्स at the same time at 7% annual simple interest. For if after 4 year A altogether receives 1120 as interest from B and C, तो यहाँ पे 7% से 4 साल के लिए दिया गया भाई,
और यहाँ भी 7% से 4 साल के लिए दिया गया, ठीक है। और अगर उसे 4 साल में दोनों से 1120 रुपए इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होते हैं तो हमें बताना है कि उसने सी को कितना दिया होगा। या तो आप यहां से देख लो कि 2500 पे उसे 28% मिला होगा भाई, ठीक है। तो 20 से 20 25 8 200 25 दूनी 50 और 20 700, तो बी से जो उसे इंटरेस्ट मिला वो 700 मिला, टोटल मिला 1120, तो सी से कितना मिला होगा फिर 1120 माइनस 700 यानी 420, ठीक है। तो 7% से 4 साल का इंटरेस्ट कितना 28%, तो 28% की वैल्यू 420 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 420 डिवाइड बाय 28 इंटू 100, तो 14 से कटेगा 30, 14 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 50, तो मतलब कितना दिया होगा 1500, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सिंपली मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, और परसेंटेज की फॉर्म में मैं इसी को बोल देता हूं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इंटू टी, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल का ही पार्ट होता है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है आपका वही 100% होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 2500 7% से 4 साल का इंटरेस्ट कितना 28%, तो 28, या तो ऐसे कर लो 2500 गुना 7 गुना 4/100, या मैंने 7 गुना 4 इकट्ठा ही लिख लिया, तो ये 700 आ गया। और टोटल इंटरेस्ट 1120 है, तो सी से कितना लिया होगा 420, तो 7% गुना 4 28% की वैल्यू 420, और 100% कितना आ गया 1500। क्लियर है भाई सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 भाई। तो 10 मैन कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 12 डेज, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 16 डेज, 12 चिल्ड्रन कर सकते हैं 16 डेज में। एंड 8 वीमेन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 20 डेज, और 8 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। 5 मैन एंड 12 चिल्ड्रन स्टार्टेड द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इफ आफ्टर 4 डेज, तो 5 मैन प्लस 12 चिल्ड्रन ने 5 दिन काम किया, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर 4 डेज है तो 4 दिन काम किया। दोबारा फिर से ले लेते हैं इसको थोड़ा सा, फाइव मैन प्लस 12 चिल्ड्रन ने कितने दिन काम किया बच्चे 4 डेज, एंड 8 चिल्ड्रन वर रिप्लेस्ड बाय 4 वीमेन। तो फिर उसके बाद 5 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन थे, तो 8 चिल्ड्रन में से 12 चिल्ड्रन थे, 8 चिल्ड्रन को रिप्लेस कर दिया, चिल्ड्रन रह गए 4, और फिर उसके बाद कितनी वीमेन आ जाती है 4 वीमेन। कह रहा है कि ये कितने दिन में उस काम को कर देंगे, मान लीजिए x दिन में कर देंगे, तो इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। तो इसको और इसको मिलाकर के पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो ये तो देखो कि काम कितना है पहले, अगर मैं यहां से कंपेयर कर दूं एफिशिएंसी निकालूं, तो ये हो जाएगा 120 मैन इज इक्वल टू 16 दूनी 32 192 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 160 वीमेन, ठीक है जी। ये 8 से कट जाए, शायद 8 से कट रहा है, तो 8 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 मैन इज इक्वल टू 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, और 8 से कटेगा तो 20 वीमेन, ठीक है जी। अब मैन चिल्ड्रन और वीमेन में रेशियो बनाओगे तो जिसको लेना है उसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों की, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 24 दूनी 48। ये डिटेल्ड में हमने पढ़ाया हुआ है कोर्स में, तो वहां आप जाके आप चेक कर सकते हैं। चिल्ड्रन देखूं तो 15 गुना 20 कितना हो गया 300, और वीमेन देखूं तो 15 गुना 24 हो गया 360, 0 से कट गया, और फिर इसके बाद 3 से कट जाएगा तो ये 16, 3 से कटेगा तो 10, और ये 12 है, 2 से और कट जाएगा तो 8:5:6, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो ये पूरा टोटल वर्क कर रहे हैं भाई। अब देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल, ये भी वर्क, तो यहां से टोटल वर्क तो निकाल लो सबसे पहले। तो या तो मैन की एफिशिएंसी पुट कर दो, या चिल्ड्रन की, या वीमेन की। अगर वीमेन की पुट करूं तो 8 एक वीमेन कितना करती है 6 गुना 20, तो 8 6 48 दूनी 96, तो टोटल वर्क है 960 यूनिट, यानी इनने मिलकर के दोनों ने 960 किया है। तो अगर यहाँ पे देखूं तो 5 गुना, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 8, प्लस 12 गुना एक चिल्ड्रन कितना करता है 5 गुना 5, और इंटू 4, प्लस 5 वीमेन, तो 5 मैन तो एक आदमी करता है 8, प्लस 4 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन करता है 5, प्लस 4 गुना एक वीमेन करती है 6, इंटू एक्स इज इक्वल टू 960। तो ये 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, 40 और 60 100 गुना 4 400, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 400 प्लस 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 40 और 20 60, और 6 4 6 24, ये हो गया भाई 84x इज इक्वल टू 960।
तो 84x इज इक्वल टू हो गया 560, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 560 डिवाइड बाई 84। तो अब देखो इसको काटोगे तो 12 से अगर मैं काटूं या किससे काटे, 4 से कट रहा है, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 से कटेगा 21, 7 से कटेगा 3, 7 से कटेगा 20, तो 6 2/3 डेज हो जाएगा या 20/3 डेज। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ई जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ से। क्लियर है जी सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस लेक्चर को इतने प्यार से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं हमें, या hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप www.edutap.co.in पे हमें हमारी वेबसाइट पे जाके सारे कोर्सेज आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।